नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। देखिए, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज मैं संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि सचिन गोयल जी की रिक्वेस्ट थी कि संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र करवाए जाएं, तो उसको हम लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर रीट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मेथड्स भी मिल जाएंगे और साथ में रीट से संबंधित जो एसएसटी है वो भी मिल जाएगी, उसके मेथड मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो हिंदी शिक्षण की जो विधियां हैं वो भी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल हम जो रीट के लिए जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो पढ़ रहे हैं। आज इस कड़ी में थोड़ा सा हम चेंज होके संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, प्रश्नों के रूप में क्रम रहेगा: स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुपात क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, एकता सहभागिता का सिद्धांत, भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, पर्यटन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। ये सभी जो सिद्धांत हैं वो संस्कृत भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इसीलिए हम इन सिद्धांतों को लेकर आज चल रहे हैं। और बाद में जो सूत्र हैं वो भी एक वीडियो में आपको सचिन जी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं: भाषा शिक्षण को सफल कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, भाषा शिक्षण को अगर सफल बनाना है तो भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ेगा। एक अध्यापक को अगर अपनी टीचिंग बेहतर बनानी है तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अनुसरण करना उसके लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है: भाषा शिक्षण की सफलता के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं। तो कोई भी भाषा है, चाहे आप हिंदी ले लें, संस्कृत, पंजाबी, कोई भी भाषा आप लेते हैं, तो उसकी सफलता के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो भाषा शिक्षण के आधार स्तंभ होते हैं और ये भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत होते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए ही काम में आते हैं। आगे है: संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सफलता को बनाने के लिए ये हो गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए जो बनाए गए सिद्धांत होते हैं वो संस्कृत भाषा के सिद्धांत जो है वो कहलाते हैं। अगला, अब हम देखिए सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। पहला प्रश्न सिद्धांत से है हमारा: जब बिना किसी दबाव के घर के स्वाभाविक वातावरण में बिना व्याकरण के ज्ञान के कोई भाषा को अगर हम सीखते हैं तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो वो स्वाभाविकता सिद्धांत है उसके अंतर्गत आती है, यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत, या फिर इसे कह सकते हैं आप प्रकृतिवादी सिद्धांत, यानी कि प्रकृति के अनुसार जो है बिना किसी आप दबाव के जो है एक नॉर्मल जो वातावरण है, स्वाभाविक जो वातावरण है, उसमें बिना व्याकरण के ज्ञान की जो शिक्षा मिलती है वो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आती है? स्वाभाविकता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। आगे है: स्वाभाविकताया सिद्धांत के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो देखिए, जो आवश्यक तत्व हैं उनको हम जान लेते हैं। पहला है कि भाषा सीखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक क्रम की ज़रूरत पड़ती है। और कौन सा क्रम? स्वाभाविक क्रम होना चाहिए। भाषा कौशलों के स्वाभाविक क्रम का ध्यान रखना चाहिए और ये क्रम जो है पूछ लिया जाता है। श्रवण सबसे पहले आएगा, यानी कि सुनना, फिर भाषण यानी कि बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। इन चारों का क्रम से ध्यान रखना जो है
वो बहुत ही आवश्यक है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। चाहे आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं, ये क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को आपने सिखाना है, किसी को भी कोई भाषा सिखानी है, तो पहले उसको श्रवण कौशल का ज्ञान करवाया जाएगा, फिर भाषण का, फिर पठन का, फिर लेखन का। अगला आता है कि प्रारंभिक अवस्था में, जब बच्चे की प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसे मौखिक पक्ष पर अधिक बल देना चाहिए। किसको? एक अध्यापक को ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे की प्री नर्सरी, नर्सरी क्लास है, उसमें मौखिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अध्यापक संस्कृत भाषा का प्रयोग करे। देखिए, जिस भी भाषा का आप अध्ययन करवा रहे हैं उसमें ये ज़रूरी है कि जो टीचर है वो उसी भाषा का प्रयोग करे जिस भाषा को वो सिखाना चाह रहा है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास बच्चे को करवाया जाना चाहिए। अगर कहीं गलती होती है अध्यापक से तो वो खुद अपने में भी सुधार करे, और अगर बच्चा गलती करता है तो उसके उच्चारण का भी सही अभ्यास जो है, शुद्ध अभ्यास जो है वो करवाया जाना चाहिए। बाल गीतों का आयोजन होना चाहिए, और यहाँ संस्कृत में कौन से बाल गीत होंगे? तो वो संस्कृत भाषा के बाल गीत होंगे। बालक बिना किसी डर के प्राकृतिक रूप से अध्ययन करे। देखिए, कई बार जो है कक्षाओं में बच्चे को प्रश्न पूछने से मना कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपने बालक जितना अधिक जो है प्रश्न पूछेगा या प्राकृतिक रूप से पढ़ना चाहेगा तो उससे क्या होगा, उसका अध्ययन जो है वो दृढ़ होगा। इसीलिए अध्यापक को बिना डरे प्राकृतिक रूप से अध्ययन जो है बच्चे को करने देना चाहिए। संस्कृत भाषा शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? संस्कृत भाषा शिक्षण का जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक पहली बात तो ये है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता मतलब क्रिया के द्वारा सीखना, यानी कि बार बार अभ्यास करना। बालक करके सीखता है, ये सभी को पता है। कोई भी काम को वो बार बार करेगा तो वो काम जो है दृढ़ हो जाएगा, वो सीख जाएगा। ठीक है। कठिन शब्दों और ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास करवाया जाना चाहिए। जो संस्कृत के कठिन शब्द हैं, जो कठिन ध्वनियां हैं, उनका उच्चारण अभ्यास जो है बच्चे को करवाया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति जो है, यानी कि बच्चे जो है अपने विचारों को रख सकें। जैसे कि कोई भी आपने बच्चे से पूछ लिया कि हाँ जी आप कहाँ गए थे, उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। छुट्टियों में कहाँ गए थे, तो उसके बारे में बच्चा जो है अपने विचारों के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए उन सब बातों को बताएगा। इससे क्या होगा, उस पहले भले ही वो संस्कृत जो है उसकी अच्छी ना हो, धीरे धीरे जब वो विचार अभिव्यक्ति करेगा तो उसकी संस्कृत जो है अच्छी बन जाएगी। एक वो जब मौन वाचन करे तो मौन वाचन जो होता है बच्चे का वो रुचिकर होना चाहिए, और मौन वाचन जो है वो लगातार करवाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन करवा लिया फिर आप करवाएं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बालक करके सीखता है। कठिन शब्दों ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास करवाया जाना चाहिए। मौन वाचन रुचिकर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति करवाई जानी चाहिए। अगला आता है कि भाषा में दक्षता के लिए क्या जरूरी है। तो दक्षता के लिए देखिए, कोई भी आप भाषा सीखना चाहते हैं तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसको बार बार किया जाना, ठीक है, बार बार जो है भाषा को क्रिया में लाया जाना। क्रिया में मतलब जब आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें आप उस भाषा का बार बार प्रयोग करें। जो भी चीज़ें आपके घर में हैं उन सब चीज़ों को आप संस्कृत में बोलें। ठीक है, हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो आप गलत बोल रहे हैं लेकिन आप संस्कृत भाषा को प्रयोग में लाएं, क्रिया में लाएं। ये हो गया क्रियाशीलता। प्रयोग का मतलब ये हो गया कि व्यवहार में जो है प्रयोग होना चाहिए, बार बार प्रयोग होना चाहिए। और अभ्यास भी वही है कि बार बार जो है बच्चे को अभ्यास करवाया जाना चाहिए किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ पर प्रयत्न रह गया। प्रयत्न व त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि बच्चा बार बार प्रयत्न करेगा, त्रुटि करेगा, लेकिन जब वो गलती कर करके क्या है एक बार सही काम करना सीख जाएगा। मौन वाचन के लिए पतंजलि ने कौन कौन से बिंदुओं का अनुकरण बताया है? तो मौन वाचन के लिए पतंजलि ने कहा है कि जो रुचि होनी चाहिए उसमें, और निरंतर मौन वाचन होना चाहिए, और वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब कि उसका पूरा ध्यान जो होना चाहिए उस मौन वाचन के अंतर्गत होना चाहिए। संस्कृत का मौखिक कार्य का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, अभी हमने क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ लिया है। अब बात आती है हमारे कौन से सिद्धांत की? अब बात आती है आपके मौखिक कार्य सिद्धांत की। मौखिक मतलब मुंह से
कार्य करना, यानी कि बोल बोल कर काम करना। शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करवाना ज़रूरी होता है, बाद में लिखित कार्य करवाना चाहिए। बच्चे को पहले बोलना आना चाहिए, उसके बाद ही जो है लिखने का काम या लिखने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। भाषा को पहले सुना जाता है, देन फिर बोला जाता है, देन पढ़ा जाता है, देन लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम जो है वो चलता है। भाषा संस्कृत का रुचि सिद्धांत का अर्थ क्या है, यानी कि रुचि का सिद्धांत क्या है संस्कृत के अकॉर्डिंग। तो देखिए, बच्चे की जिस विषय में रुचि होती है वह उस विषय को शीघ्रता से सीखता है। ये तो सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर आपकी रुचि होगी किसी सब्जेक्ट में तो आप उसको अच्छी तरह से सीख लेंगे। टीचर को क्या चाहिए कि देखने वाले और सुनने वाले जो उपकरण होते हैं, जैसे कि आप टीवी है ना, टीवी को देखकर आपको कितनी जल्दी फिल्में याद हो जाती हैं, एक सीन के डायलॉग याद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप पढ़ाई में इन सब चीज़ों का, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षण में जो है रुचि जगानी चाहिए। आजकल ऐसे चैनल चल पड़े हैं जो शिक्षा करवाते हैं, अध्ययन करवाते हैं 10वीं 12वीं, ठीक है, 6 7, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके भी क्या कर सकते हैं, आप बच्चे के अध्ययन में रुचि जगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठ्य सहगामी क्रिया आप करवा रहे हैं, यहाँ हम संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि जो भी आप पाठ्य सहगामी क्रिया करवाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो संस्कृत पर जो है आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए, संस्कृत पर आधारित होनी चाहिए। जैसे वाद विवाद करवा रहे हैं, सहस्वर वाचन करवा रहे हैं, भाषण प्रतियोगिता करवा रहे हैं, निबंध प्रतियोगिता करवा रहे हैं, अंतराक्षी खिलवा रहे हैं, तो ये सब संस्कृत में होनी चाहिए। खेल के माध्यम से भी शब्द और धातु रूपों का ज्ञान आप करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चे खेल खेल में क्या करेंगे, शब्दों का, धातु रूपों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करेगा उसको कोई ना कोई इनाम दे दिया जाए, उससे क्या होगा, बच्चे की रुचि जो है वो संस्कृत में जागेगी। अगला है, ये सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस नॉलेज जो होती है उसे न्यू नॉलेज के साथ जोड़कर ज्ञान दिया जाए। जैसे हम बीएड के अंतर्गत करते हैं ना, पहले 4 प्रश्न पूछ लिए प्रीवियस नॉलेज के, फिर बच्चे को जो है जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो अंतिम प्रश्न होगा प्रीवियस नॉलेज का, फिर उससे टॉपिक जो है वो शुरू होगा। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर भी आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे को ज्ञान आता है उससे नए ज्ञान को जोड़कर आप ज्ञान दे सकते हैं। आगे है अनुपात क्रम का सिद्धांत, यानी कि अब हमारा रुचि का सिद्धांत समाप्त हुआ, अब हम बात करेंगे अनुपात क्रम का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, भाषा के जितने भी पक्ष हैं, अब पक्ष कौन कौन से हैं आपको पता है, भावात्मक पक्ष होता है, ज्ञानात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। ठीक है, तीनों पक्षों जो हैं उनका उचित अनुपात में ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने भी भाषा के पक्ष हैं, चाहे वो भावनात्मक है, चाहे ज्ञानात्मक है, चाहे क्रियात्मक है, उद्देश्य का उचित अनुपात में ध्यान दिया जाए। जैसे कि प्राथमिक स्तर है, ठीक है, 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं हैं, यहाँ पर मौखिक कार्रवाई किया जाना चाहिए। चाहे आप प्री नर्सरी की बात कर लें, यहाँ से लेकर 5th तक आपने क्या करवाना है, मौखिक कार्य पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि बच्चे को पहले बोलना आना चाहिए। फिर माध्यमिक स्तर आपका आ गया, 6ठी से लेकर 8वीं तक आपने क्या करना है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित व्याकरण का ज्ञान देना है। ठीक है, जो व्याकरण का ज्ञान है वो आपने 6th से शुरू करना है। प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण का ज्ञान कब से दिया जाना चाहिए, तो 6th क्लास से दिया जाना चाहिए। फिर आती है बात आपके उच्च माध्यमिक स्तर की। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर में क्या करेंगे आप, अनुवाद रचना जो है उसको ट्रांसलेट करने का काम, अनुवाद रचना करने का काम जो है आप बच्चे को करवाएंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, जो अनुपात है सही अनुपात में शिक्षा देनी है, ये कहता है अनुपात क्रम का सिद्धांत। अब छोटे छोटे कुछ सिद्धांत है, जैसे कि संस्कृत का व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत जो क्षमता है उसके अनुसार भाषा शिक्षण का कार्य जो है वो करवाना चाहिए। देखिए, जैसे कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली। जब हम बीएड में बच्चों को बताते हैं तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपके गाइड जो है इसमें आता है साइकोलॉजी में। तो प्रतिभाशाली हैं, सामान्य बच्चे हैं,
कुछ पिछड़े बच्चे हैं, ठीक है, कुछ मंदबुद्धि बच्चे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है बच्चे होते हैं और सभी एक ही गति से, एक ही रीति से नहीं सीख पाते। कुछ को खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है, कुछ को आप एक बार बताएंगे तो ही बच्चा समझ लेगा। तो बच्चे की जो शारीरिक और जो बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है, ठीक है, शारीरिक क्षमता है, जो बच्चे की बौद्धिक क्षमता है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपने क्या करना है, बच्चे को ज्ञान देना है। छात्रों की अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के अकॉर्डिंग शिक्षण जो है वो करवाया जाना चाहिए। ये कहता है आपके व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आशा है आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा कुछ इसमें इतना नहीं है, यही चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपने बीएड में पढ़ी हुई हैं। समवाय सिद्धांत क्या कहता है? तो समवाय सिद्धांत का मतलब होता है सबको मिलाकर चलना, यानी कि कक्षा का स्तर, जो भी कक्षा है, मान लीजिए 6th क्लास है, तो उस क्लास के स्तर के अकॉर्डिंग जितने भी सिद्धांत आप करवा रहे हैं उनके जो पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आप एक साथ बताइए, ठीक है। मतलब कि जितने भी मेथड हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनके सकारात्मक जो पक्ष हैं उनको आप एक साथ बताएं, ठीक है, किसी भी कक्षा के स्तर के अकॉर्डिंग। तो वो कहलाता है समवाय सिद्धांत। अगला आता है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य च सिद्धांतः। ये क्या है? तो उद्देश्य का, चयन का, विभाजन का सिद्धांत क्या है? तो इसमें क्या होता है, पाठों को बढ़ाने के लिए पाठों का जो चयन, जैसे जितने भी मान लीजिए 15 लेसन हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए संस्कृत के 15 लेसन हैं, तो उन पाठों को पढ़ाने के लिए पाठों का चयन जो आपने करना है किसी दिन के अकॉर्डिंग, पर्व के अकॉर्डिंग, कोई उत्सव है उसके अकॉर्डिंग, कोई मुख्य दिवस आ जाता है, कोई ऋतु आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पाठों को पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए बसंत ऋतु आ गई, तो बसंत ऋतु कोशिश कीजिए बसंत ऋतु वाला लेसन जो आप करवा रहे हैं वो बसंत ऋतु वाले दिन करवाएं। 15 अगस्त आ गई, तो 15 अगस्त के आसपास आप अगस्त के महीने में आप क्या कराएं, राखी से संबंधित निबंध करवा सकते हैं, रक्षाबंधन से संबंधित, या फिर आप बता सकते हैं आपके जो 15 अगस्त है उसके बारे में, क्योंकि वो अगस्त के लगभग उसी टाइम में आता है, ठीक है। दिवाली पढ़ाना है आपने, दिवाली का लेसन पढ़ाना है, निबंध पढ़ाना है, तो दशहरा पढ़ाना है, तो ये अक्टूबर नवंबर के अकॉर्डिंग जो है उन दिवाली के आसपास जो है ये आप करवाएं। या फिर आप जब छुट्टियां हो रही हैं दिवाली की, दशहरे की, उस टाइम पे आप जो है इन चीज़ों को करवाएं। इससे क्या होगा, बच्चे का जो ज्ञान है इन विशेष दिनों में अध्ययन अगर करवाएंगे तो वो दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें जो है उसके जो बाहरी जीवन है, जो नॉर्मल जीवन है, उसमें भी हो रही हैं, ठीक है। संस्कृत का बहुमुखी सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, संस्कृत का बहुमुखी सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करना। एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करना मतलब जो संबंधित सभी जो सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि बहुविध जो प्रयत्न हैं वो किए जाने चाहिए। एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करना। संस्कृत सिखानी है तो उसके लिए आपने बहुत से प्रयास करने हैं। बच्चे को पाठ्यगामी जो पाठ्यगामी जो चीज़ें हैं वो भी करवानी है, खेलकूद भी करवाना है, आपने पढ़ाई के द्वारा भी करवाना है, सहस्वर वाचन भी करवाना है, आपने मौन वाचन भी करवाना है। तो बहुमुखी चीज़ें जो हैं वो करवाई जानी चाहिए। उद्देश्य आपका क्या है? उद्देश्य आपका है संस्कृत सिखाना, ठीक है। आगे देखिए, एकतायः सहभागिताया च सिद्धांत क्या है, यानी कि एकता का और सहभागिता का सिद्धांत क्या है। देखिए, शिक्षण करवाते समय अध्यापक द्वारा ध्यान देना कि सभी बालकों की सहभागिता जो है शिक्षण में हो। ऐसा नहीं हो कि किसी बच्चे का ध्यान क्लास में है, किसी का नहीं है, कोई अध्ययन में रुचि ही नहीं ले रहा, तो सहभागिता सबकी होनी चाहिए शिक्षण में। इसके लिए सह शैक्षणिक गतिविधियों जो है उनका भी आपने क्या करना है, आयोजन करना है। और किसके लिए करना है? सभी बच्चों के लिए करना है, एक बच्चे के लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। कौन सा कार्यक्रम? सह शैक्षणिक कार्यक्रम। जैसे कि आपके हो गए, आपने श्लोक करवा रहे हैं आप, ठीक है, बाल गीत करवा रहे हैं, भाषण करवा रहे हैं, निबंध करवा रहे हैं, लेखन करवा रहे हैं, संभाषण शिविर करवा रहे हैं,
संभाषण शिविर में क्या होगा, बच्चा जो है संस्कृत बढ़िया तरीके से सीख जाएगा। संभाषण शिविर अगर आप लगवाते हैं, वाद विवाद करवाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं कौन से मेथड के अंतर्गत, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, एकता और सहभागिता के सिद्धांत के अंतर्गत। यानी कि एकता होनी चाहिए उस चीज़ में और सभी की सहभागिता होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षण में भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत क्या कहता है, तो शिक्षण करवाते समय भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षण करवाते समय अध्यापक ध्यान दे कि छात्रों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चा कुछ पूछना चाहता है, ऐसा नहीं डर डर के पूछे या पूछे ही नहीं, तो पूरी स्वतंत्रता अध्यापक के द्वारा दी जानी चाहिए क्लास में, और जिससे बालक जो है अधिक जुड़ाव के साथ शिक्षण में भाग ले सकेगा। अध्यापक के साथ उसका एक मित्रता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, अपनी भावना को एक्सप्रेस जो है वो कर सके बच्चा, ठीक है। यानी कि अध्यापक ध्यान दे कि उसकी भावनाएं जो है वो दबी न रह जाएं, बोलने का मौका दिया जाए। जो भी बच्चा प्रश्न करे उसका जवाब अगर आपको नहीं पता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि शिक्षक सब कुछ जानता है, तो अगर शिक्षक को नहीं पता तो उसे कह दे कि हाँ जी बच्चे आप कल पूछना, मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको चुप न करवाएं, उसका कोई भी प्रश्न है उसका हल अगले दिन बता दें, 2 दिन बाद बता दें, लेकिन बताएं ज़रूर। संस्कृत का प्रयत्न से सिद्धांत क्या कहता है, प्रयत्न का सिद्धांत क्या कहता है, तो भाषा के ज्ञान को दृढ़ करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। अब प्रयत्न किसके द्वारा होंगे, ये प्रयत्न दोनों के द्वारा होंगे, टीचर भी प्रयत्न करेगा, स्टूडेंट भी प्रयत्न करेगा। शब्द वाक्य आदि का ज्ञान करवाया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। श्रुत लेखन यानी कि सुनकर आप बोल रहे हैं, यानी कि टीचर बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से श्रुत लेखन करवाया जाना चाहिए। वाक्य की रचना दी जानी चाहिए कि चलो ये वाक्य रचना जो है आपने करनी है। शब्द वाक्य आदि का ज्ञान, होमवर्क दिया जाना चाहिए इसके बारे में। वाचन होना चाहिए, मौन वाचन करे बच्चा, सहस्वर वाचन करे। ये सभी प्रयत्न जब बच्चा करेगा तो भाषा के ज्ञान में दक्षता उसको प्राप्त जो है अवश्य होगी। लेकिन अगर आपने कोई भी भाषा सिखानी है तो प्रयत्न तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे बच्चा है चाहे टीचर है। संस्कृत का अनुकरणस्य सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि अनुकरण के द्वारा सीखना। अब अनुकरण किसका करेगा बच्चा, तो बच्चा करेगा अनुकरण टीचर का। किसका करेगा अनुकरण, बच्चा करेगा टीचर का अनुकरण। अंतिम प्रश्न है हमारा, देखिए, इसमें अध्यापक को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। क्यों, ताकि बच्चा शुद्ध बोले। अगर टीचर ही अशुद्ध बोलेगा तो बच्चा कैसे शुद्ध बोलेगा। शुद्ध और स्वच्छ सहस्वर वाचन जो है अध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चे की जो आपने ध्यान रखना है, बच्चे की गति कैसी है बोलने की, विराम चिन्ह का प्रयोग वो बोलते समय कर रहा है या नहीं, या लिखते समय कर रहा है या नहीं, या लय के साथ वो बोल रहा है या नहीं। तो ये सारी जो है लिखने की त्रुटियां, बोलने की त्रुटियां, इन सब का साथ के साथ जो है आपने संशोधन करना है। ऐसा नहीं बच्चे ने गलती आज की है, आप उसका जो है संशोधन आप कल करेंगे। संशोधन जो है आप बच्चे का जो भी कर रहे हैं वो संशोधन जो है तुरंत होना चाहिए। जो भी त्रुटि बच्चा बोलने में लिखने में कर रहा है उसका आपने क्या करना है, संशोधन तभी करना है। तब क्या होगा, संस्कृत का जो बच्चे का जो अनुकरण है वो दृढ़ होगा और बच्चा अनुकरण करके बढ़िया तरीके से सीखेगा। तो आशा है आपको सारे जो सिद्धांत है, इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो समझ में आ गए होंगे। और सचिन जी, आशा है आपको जो है ये सारे सिद्धांत समझ में आ गए होंगे, और एक वीडियो में आपके सूत्र की डाल दूंगी, ठीक है। धन्यवाद।